हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास में जो वैल्यूज़ होती हैं, जो डाटाज होता है, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। तो ये सारे जो डेटा है, जो वैल्यू है, जो कि एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ में जब इससे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, है ना, हमने वेरिएबल बनाना भी सीखा, तो एक कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्यों रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों आखिर हमें इतनी इसकी नीड पड़ती है और आखिर ये करता क्या है, ठीक है। तो मोस्टली काम जो डेटा टाइप का होता है वो बिहाइंड द स्क्रीन चलता है। हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन में, क्योंकि पाइथन डायनामिक है। तो बिहाइंड द स्क्रीन जो भी होगा वो डेटा टाइप के साथ में होता है। अगर आपको उसका नॉलेज हो तो आप बिहाइंड द स्क्रीन जो पाइथन काम करता है उसको आप अगर समझ लें तो आप अपने अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है डेटा टाइप और ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पहले तो प्रोग्राम पर लेकर जाऊंगा और आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। एक दो प्रोग्राम बनाएंगे पुराने वाले, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। हमने बताया था कि दोस्तों, जब आपके पास कोई वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे सपोज करो 5 एक वैल्यू है, ओके, और आपके पास एक वैल्यू है 6। अगर आपको दोनों को ऐड करना है या इनको प्रिंट करना है तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो हमने लिखेंगे 5 + 6। तो दोस्तों ये 5 + 6 ऐड तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फाइल में काम कर रहे हैं, हम लोग स्क्रिप्ट वाले मोड में काम कर रहे हैं। और स्किप वाले मोड में रिक्वायरमेंट होती है कि प्रिंट के बिना कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर प्रिंट फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। एक और मैं इसको चला कर दिखाता हूँ, सब कुछ ओके रहेगा, लेकिन आउटपुट पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। चलिए अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट लिखना है और अंदर की तरफ आपको 5 + 6 लिखना है। तो अल्टीमेटली 5 + 6 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा और हमारे पास में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 11। ओके। तो ये जो 5 और जो 6 है, आप इसको वैल्यू कह सकते हो, आप इसको लिटरल कह सकते हो, और अल्टीमेटली इसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ओके। तो हम लोग अगर देखना चाहें कि ये जो हमने जो नंबर लिखा है वो किस तरह का नंबर है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप टाइप करें, टाइप, और अंदर आप मेंशन कर दें उस वैल्यू, उस चीज को जिसको हमें देखना है, उसका टाइप हमें देखना है। तो बात हो रही है यहाँ पर कि इसका टाइप आ रहा है इंट। तो ये जो टाइप आ रहा है इंट, जिसमें लिखा हुआ क्लास इंट, ये कहलाता है उसका डेटा टाइप। तो बिहाइंड द स्क्रीन ये डेटा टाइप जो है वो पाइथन खुद फिक्स करता है कि 5 जो है वो एक इंटीजर तरह का डेटा है, तो उसका टाइप रहेगा इंटीजर, तो जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इंट क्लास। नाउ दोस्तों, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इंट क्लास जो है, ये जो डेटा टाइप है इंटीजर इंट, ये आखिर क्यों है, और ये अगर है तो पाइथन उसको किस तरह से काम में ले रहा है। ओके। तो आपको यहाँ से देख तो सकते हो आराम से, लेकिन बात ये होती है कि जब मैं लिखता हूँ 5 + 6, ओके, तो आउटपुट इसका देखते हैं, तो आउटपुट इसका क्या आएगा? 11। और वहीं अगर मैं लिखूं हेलो प्लस हाई, हेलो प्लस हाई, ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी आउटपुट आएगा आपको, और इसमें आ जाएगा हेलो हाई। तो दोनों जगह मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। एक जगह तो मैंने किया है नंबर को एडिशन, एक जगह मैंने किया स्ट्रिंग का एडिशन। तो एडिशन हो रहा है दोनों के साथ में, लेकिन एडिशन का बिहेवियर बदल रहा है। जब ये दोनों नंबर आते हैं तो क्या करता है, 5 + 6 करके 11 बना देता है। लेकिन जब प्लस को ये फील होता है कि भाई दोनों तरफ स्ट्रिंग है, तो वो उसको कॉन्केटिनेट कर देता है। मतलब कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है कि हेलो के बाद में हाई को वो ऐड कर देगा और फाइनली अपने पास में एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो क्वेश्चन ये होता है कि पाइथन को कैसे पता चलता है कि भाई दो नंबर को एक्चुअली में जोड़ना है या दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है। ओके। तो ये चीजें जो है ये हमारे पास में क्या होगी, डेटा टाइप समझाएगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे मैं नीचे भी लिख देता हूँ प्रिंट 3 + 4, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक और लिख देता हूँ प्रिंट 3 + 4j। ओके। तो अगर आप इनका आउटपुट देखेंगे तो पहले वाले ऑपरेशन में क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो गई थी। तो हेलो ऐड हो गया प्लस हाई ऐड हो गया, ऐड कैसे हुआ, कॉन्केट हो गया। इसका मतलब हेलो के पीछे हाई जुड़ गया और एक नई स्ट्रिंग हमारे पास में बन गई। तो यहाँ पर प्लस का कुछ और काम था, और जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 + 4, तो इसका आंसर आएगा 7। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। और वहीं अगर मैं देखूँ 3 + 4j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों। तो इसमें ना तो कोई एडिशन हुआ है ना कोई सब्ट्रैक्शन हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है। तो एज इट इज आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है दोस्तों, ध्यान से अगर देखें तो पाइथन को कैसे पता चलता है कि प्लस को किसके साथ में किस तरह से काम में लेना है। ये पाइथन को ये पहचानने के लिए कि किस तरह की वैल्यू है, उसके साथ में किस तरह का ऑपरेशन होगा, उस पर क्या क्या वैलिड है, क्या क्या इनवैलिड है, ये पता लगाने के लिए आपको या पाइथन को डेटा टाइप की जरूरत होती है। तो डेटा टाइप हमारी ये हेल्प करते हैं पाइथन को कि जिसके थ्रू पाइथन ये पता लगा पाता है कि इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू के लिए
या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है और क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो डेटा टाइप का एक ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक ही पर्पस है दोस्तों पाइथन में। वो पर्पस ये है, ये पता लगाना कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है उसके बारे में। तो जैसे पाइथन यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को, अगर इस प्रोग्राम को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब प्लस ये देखता है कि दोनों तरफ स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा, कॉन्केटेनेट करना शुरू कर देगा, दोनों स्ट्रिंग को चिपका देगा। वहीं अगर ये प्लस देखता है कि यार दोनों तरफ वैल्यू है, तो वैल्यू के साथ में जब प्लस आता है तो वहां पर नॉर्मल एडिशन होता है, जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग सीखते हैं। और वहीं अगर मैं लिखूं 3 + 4j, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर एडिशन जो है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, ना कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। तो ये पता कैसे चला पाइथन को कि किसके साथ में क्या काम करना है? ये सब के सब पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कि अगर इंटीजर है तो उसके साथ में यही ऑपरेशन हो सकते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो उसके साथ ये ऑपरेशन हो सकते हैं। और ये पता लगाने के लिए पाइथन किसकी हेल्प लेता है? डेटा टाइप की हेल्प लेता है। ओके, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से प्रूव करता हूं कि डेटा टाइप का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस है उसका आइडेंटिफाई करना कि उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है, और या फिर उस ऑपरेशन पर या फिर उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। ओके, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फर्स्ट वाले में, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट, और इसके साथ में लगाऊंगा डॉट। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई कुछ मेथड आ रहे हैं, ठीक है, जैसे काउंट आ गया, एंड विथ आ गया, फाइंड आ गया, फॉर्मेट आ गया, इंडेक्स आ गया, इज अल्फा, है ना, ये सब कुछ मेथड है। अब इसको ध्यान से देखते जाइएगा, ये सब मेथड है जो कि स्ट्रिंग के साथ में अवेलेबल है। ओके, तो लोअर हो गया, जैसे मैं लोअर कर देता हूँ, ठीक है, चलो इसको अपर कर देते हैं ना यार, अपर कर देते हैं इसको, अपर, ठीक है। ये ऑपरेशन मैंने किया, उस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। ध्यान से देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे आपने हेलो के साथ में अपर लिखा, तो आपके पास में कुछ लिखा है कि अपर ऑब्जेक्ट है दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, तो यहाँ पर अपर ऑपरेशन लगा सकते हैं, हालांकि ऐसे नहीं लगाएंगे, पर इसको यहाँ पर लगाया जा सकता है। और वहीं अगर मैं डॉट के साथ, 3 के साथ में डॉट लगाऊं, तो आप अगर यहाँ पर देख पाए होंगे कि भाई यहाँ पर अलग अलग हमारे पास में ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आएंगे, इसके लिए अपन और थोड़ा सा इसको बेटर ढंग से समझते हैं विथ यूजिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वेरिएबल लेता हूँ। एक तो मैंने लिया स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसको मैंने दे दिया हाई, और एक मैंने लिया इंटीजर वेरिएबल, जिसको मैंने दे दिया 3। अब मैं लिखता हूँ ए डॉट। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ में जो होगा, पाइथन जब इस लाइन को पढ़ेगा, ओके, इस लाइन को पढ़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि ए का जो टाइप है वो रहेगा स्ट्रिंग। क्या रहेगा दोस्तों? स्ट्रिंग रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं str क्लास। तो ये इसकी हेल्प करता है कि एक के बाद में हमें कौन से ऑपरेशन लगाना है, कौन से ऑपरेशन नहीं लगाना है, तो वो हमारी इसके लिए बहुत सी हेल्प करने वाला है। ओके, और वहीं मैं अगर बात करूं कि बी की, बी इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये बता देगा कि बी के साथ में क्या क्या पॉसिबल है, कौन कौन से ऑपरेशन आ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि भाई किस तरह से पाइथन को फाइंड आउट करने में, या फिर किस तरह से पाइथन को हेल्प मिलती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ऑपरेशन के ढूंढने में, वो आपकी हेल्प देगा आपका डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है कि डेटा टाइप एक्चुअली में करते क्या है। तो ध्यान से देखें, हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी वाइज समझा देता हूँ। ऑपरेशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम हिंज ऑन द डेटा इट हैंडल, कि भाई पाइथन के ऑपरेशन कौन कौन से होंगे प्रोग्राम के अंदर, वो डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा ले रखा। उसके बाद में हम लोग फाइनल करेंगे कि सर ये डेटा है, इस पर ये ऑपरेशन हो सकते हैं। डेटा वैल्यू जो कि पाइथन में हम जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं या आप इसको वैल्यू कहते हैं, उसका एक टाइप होगा। क्या होगा? टाइप। यहाँ पर हम लोग उसको सिंपली टाइप भी कह सकते हैं, या उसको पूरा अगर हम लोग बोले तो डेटा टाइप भी कह सकते हैं। ओके, तो आप अगर मैं डेटा टाइप ना बोल के टाइप बोलूँ तो बात एक ही होती है दोस्तों। तो हर ऑब्जेक्ट का, हर वैल्यू का, हर किसी का यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप होता है, और वो टाइप क्या हेल्प करेगा? तो ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो डिटरमाइन करता है कि भाई ऑपरेशन कौन से सपोर्ट करेगा ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं और क्या क्या नहीं लगा सकते हैं। तो पाइथन को बड़ी हेल्प मिलती है ये काम करने के लिए ऑब्जेक्ट को, कि भाई ऑब्जेक्ट के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन नहीं लगेंगे। इसको जानने के लिए उसको डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और हम लोग कुछ और यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों डेटा टाइप कैसे मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए और यहाँ पर लिखा हाई। इसका मतलब है कि पाइथन को कैसे पता चलता है कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, और ये फिक्स होता है या फिर चेंजेबल होता है, इसकी हमने वैसे भी चर्चा कर चुके हैं। तो बता देता हूँ कि इस ऑपरेशन के पीछे क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बात करते हैं यहाँ पर
डेटा टाइप को समझते हैं कि डेटा टाइप या जिसको हम लोग सिंपली टाइप भी कहते हैं। तो आपने सपोज कीजिए ऐसा कुछ लिखा हो प्रोग्राम के अंदर हेलो, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हेलो स्ट्रिंग है इसको स्टोर किया जाएगा मेमोरी के अंदर। तो ये हमारी मेमोरी के अंदर हेलो की जो बाइनरी बनकर स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर ए जो है, ए इसको देगा रेफरेंस। क्या देगा उसको? रेफरेंस। तो इसका जो टाइप होगा, जैसे ये भी स्टोर होगा, स्टोर होने से पहले पाइथन जानता है कि ये जो फॉर्मेट है डबल कोट्स लगाकर या सिंगल कोट्स लगाकर, ये एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। ओके, तो जैसे वो उसको देखता है कि ये स्ट्रिंग है, तो वो जानता है कि उस स्ट्रिंग को किस तरह से हमारी मेमोरी के अंदर डालना है बाइनरी बनाकर। ओके, तो ये कैसे पता चलता है कि किसकी बाइनरी कैसे बनेगी? और जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जो पाइथन है वो उसको देखेगा कि भैया ये क्या है, 3 है। तो फिर क्या करेगा, वो 3 का टाइप निकालेगा। ओके, तो मैं टाइप के पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि टाइप आपकी क्या क्या हेल्प करता है और कैसे कैसे हेल्प करता है। तो एक बार उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये दोनों लाइन आपने लिखी है और दोनों लाइन के पीछे बिहाइंड द स्क्रीन क्या सीन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाइथन जो है, इस राइट साइड को हम लोग जिसको बोलते हैं आर वैल्यू, इसको वो रीड करता है और समझता है कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है या किस तरह की वैल्यू है। तो सबसे पहले वो फाइंड करेगा कि इसका टाइप क्या है। तो जैसे वो उसको फाइंड करेगा तो उसको पता है, पाइथन में सब कुछ इंटरनल लिखा होता है कि अगर ये फॉर्मेट है तो ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, अगर ये आपने लिखा तो ये हमारे पास में एक डेसिमल फॉर्मेट है, और अगर आपने ऐसा लिखा तो ये आपके पास में एक फ्लोट फॉर्मेट है। ओके, और ऑक्टल भी होते हैं, बाइनरी भी होते हैं, बहुत से फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या निकालता है, टाइप निकालता है। और टाइप यहाँ पर क्या निकलेगा भाई, अगर इस लाइन का मैं पूछूँ तो आपको सर इसका टाइप निकलेगा str, str मतलब स्ट्रिंग। तो फिर वो जैसे को पता चल जाता है कि हेलो की स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले वो उसको करेगा स्टोर मेमोरी में। तो वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी बोले तो रैम में जाएगा, और इसको पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, मतलब बाइनरी फॉर्म के अंदर उसको मेमोरी में रख देगा हेलो को। तो हेलो में जितने 5 कैरेक्टर है सबकी बाइनरी बनाएगा और वो मेमोरी में रख देगा। फिर यहाँ लिखा हुआ ए असाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक रेफरेंस क्रिएट होगा जिसका नाम देंगे ए। ओके, और असाइनमेंट क्या करेगा, इसको इससे बाइंड करेगा। तो जैसे ही वो उसको बाइंड करता है, तो बाइंड करते ही इसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो हेलो है, ए हेलो को रेफर कर रहा है, इसका मतलब ए का जो टाइप होगा वो भी क्या होगा, str। मतलब मैं जब यहाँ पर हेलो का टाइप देखूंगा या ए का टाइप देखूंगा तो दोनों का टाइप सेम आएगा। चलिए इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझ के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टाइप। ओके, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप, हाई का टाइप देखूंगा मैं कि जो मैंने हाई लिखा है उसका टाइप क्या है, और एक का टाइप देखूंगा। तो दोस्तों दोनों ही केस में सेम टाइप मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की वैल्यू होता है तो उसका रेफरेंस भी उसी टाइप में बनता है। ओके, तो यहाँ पर उसने देखा कि हमारे पास में ये स्ट्रिंग है और इसका जो रेफरेंस होगा उसका टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग। इसका मतलब जब आप इनको देख रहे होंगे तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रिंग टाइप मिलेगा। चलिए वापस समझते हैं इंटीजर के लिए क्या होगा। सबसे पहले वो चेक करेगा राइट हैंड साइड को, मतलब असाइनमेंट के राइट साइड को ये चेक करेगा, पूछेगा या पता लगाएगा कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट या किस तरह की वैल्यू है। तो सबसे पहले उसका टाइप निकलेगा और यहाँ पर जो टाइप निकलेगा वो निकलेगा इंट। इसका मतलब ये एक इंटीजर है। फिर वो क्या करेगा, इस इंटीजर के अकॉर्डिंग मेमोरी में जाएगा और इस 3 की बाइनरी बनाएगा। इसका मतलब इंटीजर की बाइनरी अलग बनती है और स्ट्रिंग की बाइनरी अलग होती है। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों की बाइनरी सेम नहीं होगी। क्योंकि और कैसे पता चलेगा उसको किसकी बाइनरी कैसे बनानी है, तो हमने बताया था कि भाई टाइप जो होते हैं वो आपको बताते हैं ऑपरेशंस। तो उसमें एक ऑपरेशन ये भी होगा कि अगर इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू है तो उसकी बाइनरी कैसे बनाई जाए। ओके, ये हम आपको आगे एडवांस प्रोग्राम के अंदर इसका पूरा प्रोग्राम बना के दिखाएंगे कि भाई यार एक इंटीजर 3 है तो उसकी बाइनरी किस तरह से वो हमारा पाइथन निकालता है। ओके, तो यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहले वो टाइप निकालेगा इंट, फिर उसके इंट के अकॉर्डिंग ही वो 3 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और 3 रख देगा मेमोरी में। ओके, नाउ अब वो क्या करेगा, बी एक रेफरेंस बनाएगा, बी नाम का रेफरेंस, और यहाँ पर इस 3 को वो रेफर कर देगा असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ओके, तो 3 काम हो रहे हैं। पहला काम है टाइप निकाल के उसको स्टोर करना, दूसरा है कि हमारे पास एक रेफरेंस को जनरेट करना, और तीसरा है कि उस रेफरेंस को इस पर्टिकुलर मेमोरी से बाइंड करना या बांधना। तो यहाँ पर 3 काम हो चुके हैं। जैसे काम होते हैं तो पाइथन को पता चल जाएगा या फिर पाइथन सेट कर देगा कि भाई बी का टाइप भी क्या होगा, बी का टाइप भी रहेगा इंट। ओके, और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम ऑपरेशन होना, आप तरीका देखिएगा सबका सेम ही आ रहा है। सबसे पहले वो उसको एनालिसिस करता है कि ये क्या चीज़ है, तो उसको पता चलेगा, टाइप निकालेगा तो पता चल जाएगा कि ये कैसी है, फ्लोट है। क्या ये फ्लोट है। नाउ सबसे पहले वो मेमोरी में जाएगा और इस फ्लोट 3.0 की बाइनरी बनाएगा।
इसका मतलब 3 और 3.0 की बाइनरी अलग अलग बनती है दोस्तों, क्योंकि उनका टाइप अलग अलग है। तो वो 3.0 की बाइनरी बना के मेमोरी में डाल देगा, जिसको मैं अभी हाल फिलहाल बाइनरी बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से मेमोरी में जा रहा है। फिर वो जनरेट करेगा एक रेफरेंस सी और फिर सी को बाइंड कर देगा असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके थ्रू सी को बाइंड कर देगा ताकि हम लोग सी के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर। बाइंड करने के बाद में वो सी का टाइप भी फाइनल क्या कर देगा, फ्लोट कर देगा। इसका मतलब इन दोनों के टाइप सेम होंगे, इन दोनों के टाइप सेम होंगे और इन दोनों के टाइप भी सेम होंगे। तो टाइप जो है अल्टीमेटली आपने सीख लिया कि बिना टाइप के पाइथन कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर टाइप का बहुत बड़ा खेल हो जाता है दोस्तों। और एज अ प्रोग्रामर हमको भी अगर अच्छे प्रोग्राम बनाने हैं तो टाइप को कई बार हमें मैनुअली भी अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करते हैं ये हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो आई होप टाइप या जिसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं फुल फॉर्म, उसका मेन पर्पज आपको समझ में आ गया। उसका मेन पर्पज है कि भाई ऑपरेशन बताना। ऑपरेशन में हो सकता है कि उसको स्टोर कैसे करें, हो सकता है उसको रिट्रीव कैसे करें, हो सकता है कि उसके साथ में क्या क्या मैथमेटिकल या अदर ऑपरेशन अलाउड है। ये सारे ऑपरेशन है दोस्तों। स्टोर करना भी ऑपरेशन है, उसको मैनिपुलेट करने भी इसको ऑप्शन है, और उसको रिट्रीव करना भी एक ऑपरेशन है। तो हमारे डाटा टाइप पर या हमारे वेरिएबल पर या हमारे जो लिटरल वैल्यू होती है उस पर कौन कौन से ऑपरेशन अलाउ होंगे, ये सारा काम हमारा डेटा टाइप बताएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं इस प्रोग्राम में जाकर इंटीजर के लिए भी ये काम करूँ, ठीक है, जैसे कि मैं इंटीजर के लिए भी करना चाहूँगा ये, तो इसको हम लोग पहले कॉपी करते हैं, कॉपी, ओके, और यहाँ जाकर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक ही जगह कर देता हूँ बी, ठीक है, उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ इंटीजर। ओके, इसको बी कर दिया। अब आप चाहें तो 3 की वैल्यू देख सकते हैं कि 3 का टाइप क्या है, और चाहें तो बी का टाइप भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आएगा पहले वाला का तो आंसर आएगा स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, और दूसरे का आएगा इंट इंट। आप समझ रहे हैं? तो ए का टाइप देखें चाहे हाई का टाइप देखें वो स्ट्रिंग आने वाला है, और वहीं अगर आप 3 का टाइप देखें या बी का टाइप देखें तो दोनों का टाइप इंट आने वाला है। और इसकी हेल्प से पाइथन खुद ब खुद फाइनल कर लेगा कि इस पर क्या ऑपरेशन होना है। ओके दोस्तों, तो डेटा टाइप जो है पाइथन खुद ब खुद देता है। ये होता है इम्प्लिसिट, मतलब हम लोग नहीं बता रहे यहाँ पर कि भाई हमारा बी का टाइप क्या रहेगा, सी का टाइप क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग अदर लैंग्वेज में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और हमारे पास में क्या जानकारी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारे पास 2 ऐसे मेथड है जो कि टाइप के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक मेथड जिस पर हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं वो है टाइप मेथड, ठीक है, और एक है हमारे पास में इज इंस्टेंस मेथड। तो ये दोनों ही फंक्शन है और ये दोनों ही बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो कि आपको बने बनाए मिलते हैं पाइथन के अंदर, आपको सिर्फ उनको कॉल करना होता है, या फिर आम भाषा में बोलूँ तो आप उनको यूज कर सकते हो एज इट इज। आपको बनाने की जरूरत नहीं है उनको, आप उनको सिर्फ कॉल कीजिएगा, नाम लिखकर आगे पेरेंथेसिस लगा दीजिएगा, तो वो होता है कॉलिंग करना। और ये क्या काम करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइप नाम का मेथड है उसके अंदर आप कोई भी एक पैरामीटर जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा उसको आप पास कर दीजिए। फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसका जो भी टाइप है वो आपको लौटा देगा। तो ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस तरह का ऑब्जेक्ट है, जिस डेटा टाइप है उसका, वो आपको बता देगा कि भाई इस तरह का डेटा टाइप है। तो चलिए मैं आपको कुछ करके भी दिखा देता हूँ। आपने हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने टाइप का किस तरह से यहाँ पे यूज़ किया है। तो एक बार इसको वापस छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सारे सेलेक्ट कर लेंगे ऑल, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि a = 4। तो दोस्तों टाइप चेक करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर कोई वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो सीधा उस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली 4 भी लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे कि a। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे भी a और 4 दोनों का टाइप इंट ही आने वाला है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और हम आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो आउटपुट दोस्तों हमारे पास में आ रहा है इंट इंट। इसका मतलब है कि 4 का और 1 का टाइप क्या है, इंट इंट है। तो इस तरह से आपको अगर कहीं जानने की जरूरत हो या कहीं प्रोग्राम के अंदर ऐसा लॉजिक लग रहा हो जिसमें आपको टाइप निकालना है, तो आप इस तरह से यहाँ पर फाइनल कर सकते हैं। ओके, फिर दोस्तों अगला जो मेथड है ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या है वो मेथड, ये मेथड क्या करता है, इस इंस्टेंस ऑफ, इस मेथड में 2 पैरामीटर होते हैं। ओके, पहला पैरामीटर होता है वो ऑब्जेक्ट जिसका हमें टाइप चेक करना है, और दूसरा हम लोग यहाँ पर देते हैं टाइप। ठीक है, दूसरा क्या देंगे, हम लोग टाइप देंगे। तो ये चेक करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो इस गिवन टाइप के इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, सेम बोलेंगे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का पहले वो टाइप निकालेगा, और टाइप निकालने के बाद में इस टाइप से वो मैच करेगा।
अगर दोनों चीज मैच होती है तो उस केस में आपको मिल जाएगा ट्रू, और अगर इस ऑब्जेक्ट का जो टाइप निकला है और जो आपने टाइप मेंशन किया है अगर वो दोनों सेम नहीं है उस केस में आपको ये देगा फॉल्स। ठीक है, तो एक बार चलते हैं उसको हम लोग करके देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे कहीं चेक करना हो कि भाई एक का जो टाइप है वो इंट है या नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इज इंस्टेंस ओके, और अंदर मैं लिख दूंगा एक का जो टाइप है वो मेरा इंट है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि भाई ए का टाइप इंट है, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा दोस्तों। इसको रन करके देखते हैं और आपको आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। मान लीजिए अगर आपने यहाँ लिखा str, तो ये क्या करने वाला है, ये पहले ए का टाइप निकालेगा जो कि इंट है, फिर उस इंट टाइप को str टाइप से मैच करेगा और बोलेगा भाई ये दोनों मैच इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो ये पूरा मेथड आपको क्या दे देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इस केस में आपका दोस्तों फॉल्स प्रिंट होगा। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो मेथड है ये क्यों काम में लेना है? दोस्तों ये इसलिए काम में लेना है ताकि हम जब फ्यूचर के अंदर जब इफ एल्स पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसको किस तरह से लिखते हैं और ये काम क्या करता है और काम करने के बाद में आपको रिजल्ट क्या देता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही देगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है या जो हमारा वेरिएबल है उसका टाइप str है या नहीं है, ये आसानी से चेक हो जाएगा। चलते हैं और आगे और देखते हैं कि हमारे पास में और क्या जानकारी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, ये है डायनामिक टाइपिंग। इसका मतलब है दोस्तों कि पाइथन जो किसी को टाइप देता है वो देता है डायनामिक। ठीक है, तो ये डायनामिक टाइप क्या है, इससे पहले हम लोग प्रोग्राम बना के उसको मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम आते प्रोग्राम के अंदर, उसको हमने हटाया। तो दोस्तों डायनामिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए अभी रेफर कर रहा है 4 को, इसका मतलब 4 का जो टाइप है वो ए का टाइप भी होगा। इसका मतलब ए का और 4 का टाइप क्या रहेगा, इंट। आप चाहे तो उसका टाइप चेक कर सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा टाइप, और यहाँ पर मैं ए का टाइप देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको आंसर देगा इंट क्लास। वही मैं बात करूं कि अगर मैं ए को किसी और से रेफर करवा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो नाम की स्ट्रिंग से इसको रेफर करवाया, तो दोस्तों क्या करेगा हमारा पाइथन, यहाँ पर तो हमारा ए का टाइप था इंट और यहाँ आते आते ए का टाइप क्या हो गया, str। तो जब मैं इसको दोबारा टाइप चेक करूंगा इसका मैं, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा str। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा पहले तो आएगा क्लास इंट और फिर बाद में आएगा क्लास str स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा। एक बार उसको रंग के दिखा देता हूँ, आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर पहला आंसर आ रहा है इंट और दूसरा क्या आ रहा है, str। तो दोस्तों ये जो डायनेमिक टाइप कास्टिंग होती है उसका मतलब है कि ए का जो कास्ट किया है, जैसे ए को कास्ट मिला है इंट, तो ये फिक्स नहीं हुआ है, ये पूरे प्रोग्राम में जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय आप उसका टाइप बदल सकते हो। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा फीचर है। ये फीचर्स बाकी कुछ लैंग्वेज में बहुत मतलब नहीं है, तो इससे वजह से हमारी पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी और एफिशिएंट हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में जो टाइप हम लोग देते हैं दोस्तों वो टाइप होता है स्टैटिक। मतलब एक बार अगर आपने इंट के आगे लिख दिया, मतलब सॉरी ए के आगे आपने लिख दिया इंट, तो ए का टाइप क्या हो जाएगा, इंट। सी की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो पूरे प्रोग्राम में आपका एक का टाइप चेंज नहीं होगा। इस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि हम लोग साथ में ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी पाइथन बाकी लैंग्वेज से जो बेटर है, बेटर क्यों है। तो सी के अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सी, CPP, जावा, कोई भी लैंग्वेज ले सकता हूँ मैं। सी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ए का जो टाइप है उसके आगे हम लोग लिखते हैं इंट। इसका मतलब ए का टाइप क्या हो गया, फिक्स हो गया इंट। इसका मतलब ए जो है वो इंटीजर वैल्यू ही पकड़ सकता है और पूरे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को मैं ए को कहीं भी यूज करूँ तो उसका टाइप चेंज नहीं होगा। इसका मतलब टाइप चेंज नहीं होगा मतलब क्या है, ए का बिहेवियर हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब ए पे होने वाले ऑपरेशन सारे फिक्स रहेंगे। और वही मैं पाइथन की बात करता हूं तो आपने लिखा ये, तो इस ए का टाइप क्या हो गया, इंट, लेकिन वो डायनामिक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर अगली बार आपने ए को किसी और ऑब्जेक्ट से रेफर करवाया है तो ए का टाइप यहाँ तो था इंट और यहाँ पर बदल कर क्या हो जाएगा, str, मतलब स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमें देता है ताकि हमारे पास में ए को लेकर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब ए इंट था तो इस पर अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे और जब ए हमारा str था तो उस पर अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। ओके, तो इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं डायनामिक टाइपिंग या टाइप कास्टिंग। ठीक है भाई, अब कोई भी कॉन्सेप्ट दोस्तों याद
ध्यान से सुनिएगा, आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं आपको पाइथन के जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट डायनामिक है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो उस समय चेंज हो सकता है। ओके, डायनामिक, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डायनामिक हो तो उसको कब होता है डायनामिक, मतलब जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा हो। तो डायनेमिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रन टाइम कॉन्सेप्ट भी कहलाते हैं। तो इसको मैं रन टाइम टाइपिंग भी अगर बोलूँ या टाइप कास्टिंग भी बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। तो डायनेमिक को कई बार हम लोग रन टाइम वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। जब प्रोग्राम रन होता है उस समय जो चीज़ें फाइनल होगी, उस समय जो कॉन्सेप्ट फाइनल होगा वो कहलाएगा रन टाइम। और रन टाइम का फायदा ये है कि प्रोग्राम चलते चलते उस कॉन्सेप्ट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इससे हमारे प्रोग्राम के अंदर न केवल फ्लेक्सिबिलिटी आती है बल्कि हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी कम हो जाती है। प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट होता है। इसका मतलब है अगर मैं सी और जावा पाइथन को देखूं तो जो लैंग्वेज ज़्यादा डायनेमिक है, जैसे कि पाइथन ज़्यादा डायनेमिक है, तो पाइथन को ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं सी के कंपैरिजन में। तो डायनेमिक होना एक अच्छी बात है दोस्तों। आपको याद होगा कि जब मैंने पाइथन की शुरुआत की थी तो मैंने आपको उसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। इसमें हर चीज़, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है वो सबके सब रन टाइम पर फाइनल होते हैं, सबके सब डायनामिक होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बात करी कि चलो डायनामिक क्या होता है, और मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दे दिया है कि डायनामिक जो होगा वो रन टाइम पर होगा। और दोस्तों ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद ब खुद टाइप को फाइनल कर लेगा। हालांकि हम उस टाइप को बता भी सकते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि हम लोग खुद कैसे बताते हैं पाइथन को कि भाई मुझे तो ये टाइप फिक्स करना है। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई जो हमारे डाटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो वेरिएंट क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास में पाइथन में अवेलेबल है। तो दोस्तों दो है, एक तो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और एक है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, तो इसको हम लोग यूजर डिफाइंड टाइप्स भी कहते हैं, उसको हम लोग प्री डिफाइंड टाइप्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों टाइप्स क्या है। ओके, तो मैं इसके लिए आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूँ यहाँ से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप जो है वो हमारे पास में दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यूजर डिफाइंड टाइप, ओके, और एक हमारे पास में हो सकता है इनबिल्ट, या जिसको हम लोग प्री डिफाइंड टाइप भी कहते हैं, प्री डिफाइंड टाइप। ओके दोस्तों, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उसको प्री डिफाइंड भी कह सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ इनबिल्ट, इनबिल्ट टाइप भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ओके, और इसको काफ़ी जो ऑथर उसको कोर डेटा टाइप भी कहते हैं, कोर टाइप्स या कोर डेटा टाइप्स भी कहते हैं। सबके सब सेम है। ओके, तो ऐसे डेटा टाइप जो कि पाइथन समझता है और पाइथन ने हमें बना के दिए, ओके, जिसको हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं, तो वो कहलाएंगे प्री डिफाइंड या फिर कोर डेटा टाइप, जैसे कि इंट। तो पाइथन जानता है कि इंट टाइप किस किस तरह की वैल्यू के लिए जोड़ा जाए। जैसे कि मैंने कहा कि 4 है, तो वो जानता है कि 4 के लिए इंट टाइप फाइनल है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वहीं क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट या जो हमारी वैल्यू है, जिसको हम लोग वैल्यू या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं अब, तो ये जब हमारे पास में पाइथन में ऑलरेडी है तो पाइथन जानता है कि उनका टाइप क्या होगा। वहीं यूजर डिफाइंड टाइप वो होते हैं जहां पर ये जो वैल्यू या ऑब्जेक्ट जो होगी वो हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उनका टाइप भी हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास, तो क्लास क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वहीं अगर मैं इंट की बात करूं तो इंट क्या है, फ्लोट क्या है, एसटीआर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो है ये सब बिल्ट इन टाइप है हमारे पास। तो दोस्तों यूजर डिफाइंड टाइप कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमारे पास पूरी के पूरी पाइथन के अंदर हम लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसको हम लोग तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास में है कोर टाइप या फिर आप कह सकते हो प्री डिफाइंड या इनबिल्ट टाइप के बारे में। अब ये इनबिल्ट टाइप क्या होते हैं, कोर टाइप क्या होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको यहाँ पर कुछ कोड डेटा टाइप्स के बारे में बताया। पाइथन के अंदर ये कोड डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट मैंने आपको बता दिया है। फ्लोट डेटा टाइप हम लोग जानते हैं कि फ्लोट किस तरह की वैल्यू होती है, किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स अभी तक हमने ज़्यादा इस पर कोई ऑपरेशन किए नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे फ्यूचर में इस पर करेंगे। एसटीआर हमने कर लिया है। बुल नाम के जो वैल्यूज होती है, जो लिटरल होती है, वो हमने कर ली, जैसे ट्रू फॉल्स, ये दोनों बुलियन टाइप के होते हैं। तो यहाँ तक अपन ने इस तरह की वैल्यूज, मतलब इस तरह के वैल्यूज कह सकते हो या ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, और इनके टाइप ये हैं। ओके दोस्तों, अभी तक हमने ये वाला पोर्शन नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये जो पोर्शन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम लोग आने वाली क्लासेस में 1 बाय 1 करेंगे
कि इनकी वैल्यू किस तरह से लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है। अभी बस आपको मैं डाटा टाइप का आइडिया दे दूं, ताकि जब आप फ्यूचर में इस तरह के ऑब्जेक्ट आपके सामने आते हैं, इस तरह की वैल्यू आपके सामने आती है, तो आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है। ओके, अभी तक हमने इस तरह की वैल्यू कैसे लिखते हैं और इस तरह की वैल्यू का टाइप कैसे होता है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बुल का एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर सपोज करो कि दोस्तों हम लोग पहले अपने प्रोग्राम पर जाएंगे और बात करते हैं कि सर बुल टाइप को अगर कैसे करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये तो मैंने इंटीजर को लेकर बताया, स्ट्रिंग को लेकर बताया, अब मैं आपको फ्लोट लेकर बता देता हूँ कि फ्लोट अगर ऐसे लिखते हैं तो ये फ्लोट होता है। और वहीं अगर मैं ए में डालूँ ट्रू, ठीक है, इसको एक ही जगह मैं बी कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, TRU ट्रू। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पर बी का टाइप चेक करेंगे। तो दोस्तों ए का टाइप तो हमारे पास में फ्लोट आएगा, जबकि बी का टाइप हमारे पास क्या आने वाला है, बुल। तो आप देख रहे हैं इस तरह के टाइप हमारे पास में होते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने पढ़ी है, ऑब्जेक्ट एक लिटरल होता है या 4.9 एक तरह का लिटरल है, उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सर इनके जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमारा पाइथन फाइनल करेगा कि उस पर किस किस तरह के ऑपरेशन लगाने हैं और किस किस वे से ऑपरेशन लगाने हैं। ओके, तो टाइप का बड़ा रोल रहता है यहाँ पर दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपके पास में ट्रू जो है, तो ट्रू पर हम लोग कोई भी जनरली प्लस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। और वहीं अगर मैं 4.9 की बात करूं, ये फ्लोट लिटरल है या ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, जिसमें हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो इस तरह से पाइथन को पता रहता है कि वो किस ऑब्जेक्ट पर या किस वैल्यू पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करेगा। ये चीज हमारे पास में डेटा टाइप एक्सप्लेन करता है। ओके, तो फ्यूचर में हम लोग इनको टाइप पढ़ेंगे। और दोस्तों टाइप के अकॉर्डिंग ही हमारे जो वेरिएबल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस, वो टाइप हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x इक्वल हेलो वर्ल्ड, तो आप कहेंगे सर x जो है वो किस तरह का रेफरेंस है, str रेफरेंस है, हाँ या ना। तो ये str रेफरेंस या str वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग वेरिएबल कह सकते हैं उसको, ये इसको इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर रेफरेंस कह सकते हैं, इसको हम लोग फ्लोट वेरिएबल या फ्लोट रेफरेंस कह सकते हैं। कैसे बोलते हैं, जो उनका टाइप होता है वो उस तरह से। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका है, तो आप इसको क्या टाइप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप होगा। और इसके बाद में मैंने आपको कुछ और एग्जांपल दे दिए जो कि अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अभी सब हमें पढ़ना बाकी है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, लिस्ट में टप्पल में आप देख रहे हैं दोनों की जो वैल्यूज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में बस एक में स्क्वायर ब्रैकेट काम में लिए है, एक में राउंड ब्रैकेट काम में लिए है। तो ये कोई फ़र्क नहीं हुआ। मेन इनमें क्या फ़र्क होता है, किसको टप्पल कहेंगे, किसको लिस्ट कहेंगे, ये सब हम लोग फ्यूचर में डिटेल में करने वाला है, 1 बाय 1 चैप्टर। ओके दोस्तों, तो टाइप की बेसिस पर आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेफरेंस भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर टाइप कास्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्यों हो जाती है, मैंने आपको कहा था जब आप लोग अपने प्रोग्राम में लिखते हैं a इक्वल टू 4 या a असाइन 4 लिखते हैं, तो वहाँ पर जो उसका टाइप मिलेगा वो हमारा पाइथन ऑटोमेटिकली फाइनल करेगा कि जिसका टाइप है वो रहेगा इंट। लेकिन हम लोग चाहें तो उस टाइप को बदल भी सकते हैं, पाइथन को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि पाइथन मुझे तो ये वाला टाइप देखना है। अब आप कहेंगे सर ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ये टाइप का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि str टाइप है, इंट टाइप हो गया हमारे पास में, फ्लोट हो गया, ठीक है, ये टाइप हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो लिस्ट टप्पल है ये तो हमने अभी तक किया नहीं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। चलिए बात करते हैं प्रोग्राम के अंदर कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो ए का टाइप है, ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ मैं पूछता हूँ ए का टाइप क्या है, तो आप कहेंगे सर ए का टाइप जो है वो आएगा फ्लोट। ओके, आप चाहे तो इस टाइप को चेंज कर सकते हो, टाइप कास्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, जैसे इंट टाइप होता है तो आपको यहाँ पर टाइप का नाम लिखना है इंट और आगे ब्रैकेट लगाकर उसको 4.9 डाल दीजिए। तो दोस्तों हमारा ये जो पाइथन है उस 4.9 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और जब कभी भी ऐसा होता है कि जब एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ना केवल टाइप बदल रहा है बल्कि दोस्तों पॉसिबल है कि यहाँ पर वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाए। क्या हो जाए, वैल्यू भी चेंज हो जाए। जैसे कि 4.9 मैंने लिखा है और जब इसको इंट में बदलेंगे तो इंट टाइप जानता है कि भाई पॉइंट वाली वैल्यू को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पाइथन क्या करेगा, पहले 4.9 में से 0.9 को हटा देगा और उसको सिंपली 4 बनाएगा। अब ये जो 4 बना है उसको भी वो कास्ट कर देगा इंट में और ए में डाल देगा इंट। इसका मतलब अब मैं बता रहा हूं कि फिक्स है, ए में टाइप इंट ही जाएगा। आप चला के इसको देखिएगा, तो ए में टाइप क्या आया, इंट। और अगर साथ ही आप इस ए की वैल्यू देखें तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 4.9 पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको वैल्यू भी इसकी अकॉर्डिंग ही मिलेगी, क्योंकि टाइप कास्टिंग में वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करके देखना चाहूंगा, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 4, 0.9 को वो छोड़ देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, टाइप कास्टिंग कह सकते हैं हम लोग, जहां हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम किसी भी एक टाइप के ऑब्जेक्ट को दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
एक टाइप के ऑब्जेक्ट को या एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये इसके लिए आपको टाइप लिखकर उसके आगे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और ये आप कह सकते हो ये इंट एक मेथड है जो कि हमारे टाइप कास्टिंग में काम आता है। चलिए और इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। छोटा सा एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया बी, और बी में पड़ा हुआ है हेलो, हेलो है ना, हेलो। अब मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, और टाइप चेंज करने के बाद में मैं बी की वैल्यू देखना चाहूँगा और साथ में बी का टाइप भी देखना चाहूँगा, टाइप, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभी बी की वैल्यू हेलो आएगी और उसका टाइप जो है str आएगा, ठीक है भाई। तो बी की वैल्यू हेलो आई और उसका टाइप str आया। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़े से रूल्स बता देता हूँ कि कन्वर्ट के क्या रूल है। ओके, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को चेंज करना, टाइप को अपने अकॉर्डिंग कास्ट करना, ये टाइप कास्टिंग कहलाती है। और ये सारा प्रोसेस मैनुअल हम लोग कर रहे हैं भाई। तो टाइप कास्टिंग के लिए वी हैव टू यूज सम इनबिल्ट मेथड, ठीक है। फॉर टाइप कास्टिंग को मैं टीसी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। फॉर टाइप कास्टिंग वी हैव टू यूज some inbuilt function, जैसे कि int हो गया, float हो गया और str हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात करेंगे क्योंकि हमें इस तरह की वैल्यू अभी तक पता है। ओके, और एक हमें बुलियन भी पता है, तो मैं बुल भी ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेथड को मैं आपको अप्लाई करना बताऊंगा। तो टाइप कास्टिंग में याद रखेंगे कुछ रूल्स आपको फॉलो होंगे, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी। पहला, टाइप कास्टिंग करते समय, जिसको शॉर्ट में मैं लिख दूंगा टीसी, कैन चेंज वैल्यू। वो वैल्यू भी आपकी चेंज कर सकता है। टाइप तो चेंज हो ही रहा है, साथ में वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अगर उसको लगता है कि ये प्रॉपर वैल्यू चेंज नहीं हो पा रही, ओके, अगर वो वैल्यू टाइप चेंज करते समय वैल्यू की देखेगा कि भैया वैल्यू कन्वर्ट हो पा रही नहीं हो पा रही, तो उस केस में अगर वो वैल्यू चेंज हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो टीसी कैन जनरेट एन एरर समटाइम। वो एरर भी जनरेट कर सकता है। कैसे करता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा, और मैं कुछ टाइम के लिए इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। अब आप आराम से देखिएगा इसको। बी का टाइप था हेलो, और मैंने बी को एज ए वैल्यू प्रिंट किया, उसका टाइप मैंने चेक किया है, तो आपको आंसर मिलेगा बी की वैल्यू हेलो और उसका टाइप मिल जाएगा आपको str। अब मैं इस टाइप को बदल रहा हूँ इंटीजर में, तो पाइथन सोचेगा कि जब हेलो का जब इंटीजर बनेगा तो क्या वो वैलिड होगा? क्या हमारे इंटीजर में HELLO आते हैं? कभी इंटीजर होते हैं, ये कोई नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐसा करोगे तो वो हमें क्या दे देगा? एरर। वो कहेगा इनवैलिड लिटरल, मतलब ये जो आपने हेलो लिखा वो इनवैलिड है, ठीक है। फॉर इंट के अंदर जो अभी आपने लिखा वो अभी इनवैलिड है। तो आप कहोगे सर ये तो इसका मतलब स्ट्रिंग को कभी हेलो में बदल ही नहीं सकते। नहीं, या फिर जो हेलो है उसको कभी हम लोग इंटीजर बदल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं दोस्तों, हम लोग कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसी हो 1 2 3, तो ये एज ए स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन जानता है कि अगर इसको वो नंबर में कन्वर्ट करता है तो नंबर मिलेगा 123, ठीक है। वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर नहीं देगा वो, आप देख रहे हैं। तो यहाँ वो एरर इसलिए नहीं दे रहा कि वो जानता है कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जा सकता है नंबर के अंदर। ओके, तो 123 कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हेलो, हाय, बाय, साय, माय नेम, योर नेम कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इंटीजर। तो पाइथन को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हो, आप जानते हो कि यार हेलो को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन 123 अगर कोई स्ट्रिंग है तो इसको हेलो में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अब आप कहते हो सर यहाँ पर ये जो प्रिंट हुआ है 123, उसका टाइप क्या है? इंट। अब आप इस पर कोई भी इंटीजर बी जो है वो इंट बन चुके हैं, आप इसमें कोई इंटीजर ऑपरेशन लगा दीजिए, कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्ट्रिंग के साथ में अगर मैं फ्लोट लगाऊं तो दोस्तों यहाँ पर भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास में, अभी भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो वैल्यू जो है वो फ्लोट के बाद में क्या करेगा? 123.0 कर देगा और उसको फ्लोट कर देगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पर कोई लेटर या कोई सिंबल डाल देता हूँ जैसे @ ठीक है, तो ये फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो खुद कह रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। वो कहेगा भैया ये जो आपकी स्ट्रिंग दे रखी है उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है फ्लोट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइप कास्टिंग करते समय वैल्यू भी चेंज हो सकती है, और मे भी पॉसिबल कि वो आपको एरर दे दे अगर उसको लग रहा है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्लोट और इंट आपस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इंट है, इंट को आप लोग फ्लोट के साथ
कन्वर्ट कर सकते हैं, हमेशा के लिए कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर बात करूँ, क्योंकि भाई ये तो नंबर है ना, तो आपस में बहुत इजीली एक दूसरे से टाइप कास्ट हो जाते हैं। और वहीं बात मैं करता हूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग थोड़ा सा नंबर से अलग है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई स्ट्रिंग कैसी है। चलिए, लेकिन आप उसका रिवर्स कर सकते हो, आप किसी भी नंबर को स्ट्रिंग आसानी से बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि कोई मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ और उसको मैं str लिखता हूँ, str, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई भी नंबर, तो वो क्या करेगा, इस नंबर को बना देगा स्ट्रिंग। अब देखिएगा ये स्ट्रिंग बन चुकी है, और आप इसकी क्लास से वेरीफाई कर सकते हो कि इसका क्या टाइप आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप आ रहा है। ओके, तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों नंबर के लिए तो ये तो आप आसानी से हो जाता है, अब इनके बीच कन्वर्ट करना हो तो थोड़ा से इशू आ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग किस तरह की है। और वहीं थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ बुलियन की। ठीक है, तो बुलियन टाइप के लिए हम लोग लिखते हैं बुल, ये हमारा टाइप हो गया, और उसके अंदर मैं सपोज करता हूँ मैंने लिखा है कोई नंबर लिख देता हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, तो उसको हम लोग रन करते हैं, और रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 120 जो 3 है, जब इसको बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे टाइप यहाँ पर बुलियन हो गया, तो और बुलियन में कन्वर्ट होने के बाद क्या बनेगा, या तो बनेगा ट्रू या बनेगा फॉल्स। तो यहाँ पे एक रूल काम करेगा, वो रूल ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट और देखेंगे जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स है, जरूरत पड़ने पर जब अगर उसको मैं बुल में कन्वर्ट करता हूँ तो दोस्तों ये बनेगा ट्रू। क्या बनेगा, ट्रू। और केवल 0 जो नंबर है हमारा, इसको जब हम लोग बुल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, फॉल्स। क्या बनेगा, फॉल्स। देखिएगा, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है दोस्तों, ये सी में भी चलता है कॉन्सेप्ट, हर लैंग्वेज में चलता है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने माइनस का भी ले लेता हूँ, -123, तो अभी भी आपको आंसर ट्रू देगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ट्रू दे रहा है। और अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू लूँ तो भी आपको आंसर ये क्या देगा, ट्रू देगा दोस्तों, है ना। अब चाहे तो पॉइंट वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लिखोगे तो आपको आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा। केवल अगर आप 0 लिखते हो तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब फॉल्स मिलेगा। ठीक है, बाकी हर केस में आपको आंसर ट्रू मिलने वाला है अगर हम लोग किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, जब इनको बुल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा ट्रू में बदलेंगे, और 0 जो है वो हमेशा फॉल्स में बदलेगा। 0 के अलावा कोई भी चीज़ हमारे पास में नहीं बदलेगी, किसमें, ट्रू में। तो आपको पता चल गया सर नंबर और हमारे बुल के अंदर क्या रिलेशनशिप है। अब हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रिंग और बुल में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, HELLO हेलो, तो क्या हमें आंसर मिलता है। तो आप जानते हो कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आपने लिखी है तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा ट्रू। तो अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है सर, मैं स्ट्रिंग भी लिख दूँ तो भी हमें आंसर ट्रू मिल रहा है, तो किस केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स कब मिलेगा, किस केस में मिलेगा। तो यहाँ आपने एक स्ट्रिंग बनाई है और आपने इसको खाली छोड़ दिया, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। और इस केस में आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस केस में क्या मिलेगा, फॉल्स। इसके अलावा एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़कर आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपको आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा। ओके, इसका मतलब है अगर मैं बात करता हूं कि कोई स्ट्रिंग है, वैलिड स्ट्रिंग, मैं जिसको नाम दूंगा वैलिड है, या फिर क्या बोले इसको है, मैं यहाँ बोल देता हूँ एम्प्टी अगर स्ट्रिंग है, और अगर आप इसको बुल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज कोई भी स्ट्रिंग आप ले लें, आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ये समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना केवल हमारे आने वाले टॉपिक के लिए जरूरी है, बल्कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं ये टॉपिक। तो यहाँ तो हमने बात कर ली कि भाई स्ट्रिंग और बुल में क्या रिलेशनशिप है, इंटीजर्स और हमारे पास में बुल में क्या रिलेशनशिप है, इंटीजर और फ्लोट में तो है ही, चलो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, और इंटीजर और स्ट्रिंग में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये अभी तक हमने बताया है, और ऐसे ही हम लोग आगे भी फ्यूचर में पढ़ेंगे बाकी टाइप के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, टाइप कास्टिंग का लॉजिक क्या है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।